एबनॉर्मल साइकोलॉजी की इस क्लास में आज हम कन्वर्जन डिसऑर्डर की बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, खासकर फोर्थ सेमेस्टर के लिए, क्योंकि उनके सिलेबस में एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पेपर है। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके सिलेबस में एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पेपर है, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और अगर अब तक किसी ने एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाएंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। दोनों जगह पर उन्हें फोर्थ सेमेस्टर न्यू बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर अब तक के सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसे प्रेजेंट टाइम में जब DSM-5 आया है उसके बाद से फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें, रूपांतरण विकृति के इतिहास पर नजर डालें, तो सबसे पहले इसे हिस्टीरिया कहा जाता था। सबसे पहले क्या कहा जाता था? हिस्टीरिया। बाद में सिगमंड फ्रायड आए और सिगमंड फ्रायड ने इसके नाम में थोड़ा सा चेंजेस किया। उन्होंने हिस्टीरिया की जगह पर कन्वर्जन हिस्टीरिया वर्ड यूज किया। कौन सा वर्ड यूज किया? कन्वर्जन हिस्टीरिया। उसके पहले सिर्फ हिस्टीरिया, देन कन्वर्जन हिस्टीरिया, और प्रेजेंट टाइम में हम इसे कन्वर्जन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो ऐसे डिसऑर्डर में पर्सन को प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम के पीछे जो कारण होना चाहिए वो कारण वहाँ पर मिलता ही नहीं है। जैसे एक पर्सन है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और इतना तेज़ दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त से बाहर है। और फिर जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे अल्ट्रासाउंड के लिए बोलता है। मान लीजिए अल्ट्रासाउंड होता है, बाद में उसमें पता चलता है कि वहाँ पर स्टोन है। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी चीज़ कि नॉर्मल उसको दर्द हो रहा था, उसने चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड हुआ, वहाँ पर रिपोर्ट में पता चला कि हाँ ये जो दर्द है वो स्टोन की वजह से हो रहा है। लेकिन जब कन्वर्जन डिसऑर्डर में दर्द होता है, या कह सकते हैं जब पर्सन कन्वर्जन डिसऑर्डर से ग्रसित होता है, जो पर्सन, तो उस पर्सन के साथ ये चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए उसको सेम दर्द उसको भी हुआ, बहुत तेज़ दर्द है, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसका चेकअप करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा, सारी चीज़ें करेगा, तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल मिलेगा। मतलब सारी चीज़ें नॉर्मल है, फिर भी उसको क्या हो रहा है? फिर भी उसको दर्द हो रहा है। वो दर्द क्यों होता है? तो वो साइकोलॉजिकल पेन होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है। आगे अभी हम उसको देखेंगे। अभी समझने के लिए इतनी चीज़ें समझिए कि जो दर्द हो रहा है उसका कोई दैहिक आधार नहीं होता है। समझ में आया? अब यहाँ पर देखते हैं क्या बताया गया। इस तरह की विकृति में व्यक्ति ऐसी शारीरिक समस्याओं का अनुभव करता है जिनका वास्तव में कोई आधार नहीं होता है। जैसा कि अभी हमने बात किया कि वहाँ पर कोई वास्तविक आधार था ही नहीं कि उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह तंत्रिका संबंधी लक्षणों की अनुपस्थिति में तंत्रिका संबंधी लक्षणों की उपस्थिति की विशेषता है। अब इसको थोड़ा सा समझें, कंफ्यूज नहीं होंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्या बताया गया? एक एक लाइन को देखते हैं। यह तंत्रिका संबंधी लक्षणों की अनुपस्थिति में, मतलब उसके अंदर कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक, जब उसका चेकअप हो रहा है तो कोई लक्षण मौजूद नहीं है, लेकिन चेकअप में लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी उसे दर्द हो रहा है। यानी जो दर्द, उस लक्षण की वजह से जो दर्द होना चाहिए वो दर्द तो उपस्थित है, लेकिन वो लक्षण ही नहीं दिखाई देता है। जैसे स्टोन की वजह से जो दर्द होना चाहिए था वो दर्द तो उसको हो रहा था, लेकिन जब चेकअप हुआ तो स्टोन ही नहीं था। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि तंत्रिका संबंधी लक्षणों की अनुपस्थिति में तंत्रिका संबंधी लक्षणों की उपस्थिति की विशेषता, अगर वो उपस्थित होते तब जो जो विशेषताएं वहाँ पर दिखती वो विशेषताएं उसके अनुपस्थित होने पर भी दिखाई देती हैं। इसीलिए इसे हम
कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं या फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डिसऑर्डर कहते हैं। अब थोड़ा इसकी डेफिनीशन की बात कर लेते हैं। तो सार्सन एंड सार्सन ने डेफिनीशन दिया कि रूपांतरण विकृति ऐसी शारीरिक विकृति है जिसमें शारीरिक क्रिया में क्षति या परिवर्तन अनुभव किया जाता है। मतलब शारीरिक क्रिया या तो डिस्टर्ब हो जाती है और या उसमें कमी आ जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिससे लगता है कि शरीर में दैहिक व्यवधान है। अब अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्या लगेगा कि शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, परंतु जो प्रॉब्लम होती है वो फिजिकल ना होकर कैसी होती है, वो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए एक बार, कन्वर्जन डिसऑर्डर आर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर इन विच देयर आर losses or changes in physical functioning that suggest a physical disorder but seems to be a direct expression of a psychological conflict। सेम चीज़ें हैं कि उनके फिजिकल एक्टिविटी में चेंजेस हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट उन चेंजेस का कोई फिजिकल सिम्टम्स नज़र ही नहीं आता। जब उनका डायग्नोस किया जाता है तो सारी चीज़ें वहाँ पे गायब रहती हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि रूपांतरण विकृति, जिससे पहले रूपांतरण हिस्टीरिया के नाम से जाना जाता था, अब इसको नहीं लिखेंगे, रूपांतरण हिस्टीरिया वर्ड अब नहीं यूज किया जाता है। तो रूपांतरण विकृति के रोगी किसी न किसी प्रकार की शारीरिक क्षति, निष्क्रियता या कुप्रकार माल फंक्शनिंग का अनुभव करते हैं या कष्ट की बात करते हैं, जबकि ऐसी समस्याओं का कोई वास्तविक आधार या दैहिक आधार नहीं होता है। अब बात करते हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रमुख इसके मापदंड या क्राइटेरिया बताए गए हैं या कसौटियाँ बताई गई हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पहली है एक या एक से अधिक शारीरिक या सांवेगिक क्रियाओं में परिवर्तन। जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं या सांवेगिक क्रियाएं हैं, जैसे दर्द होना या फिर कुछ अनुभव होना, तो उसमें परिवर्तन, और एक या एक से अधिक ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, रोगी में निहित लक्षण तथा उनके स्नायुविक दशाओं में संबंध नहीं स्थापित हो पाना। मतलब जो रोगी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हम पहले वाले एग्जाम्पल को लीजिए तभी तो आसानी से समझ पाएंगे। जैसे लक्षण क्या थे, उसके लक्षण ऐसे थे कि पेट में उसके दर्द हो रहा है और दर्द ऐसा लग रहा था कि वो दर्द स्टोन का है, लेकिन उनका क्या होता है, यहाँ पर उनके स्नायु दशाओं में संबंध स्थापित नहीं होता है। मतलब लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं और जो उसके बॉडी का जो डायग्नोस करने के बाद जो चीज़ें आ रही हैं सामने, वो दोनों मैच नहीं खाती हैं। मतलब उसको जो कारण जो होना चाहिए था वो कारण वहाँ पर होता ही नहीं है, स्टोन वहाँ पर होता ही नहीं है। तो वो चीज़ें अगर हो रही हैं तब हम कहेंगे कि वो कन्वर्जन डिसऑर्डर से ग्रसित है। नेक्स्ट, रोग की समस्याओं, यहाँ पर रोगी होना चाहिए, रोगी की समस्याओं की व्याख्या अन्य विकृतियों के आधार पर संभव नहीं हो। जैसे जो अदर डिसऑर्डर है उन डिसऑर्डर के आधार पर ये चीज़ें, उसकी जो सिम्टम्स हैं उसकी व्याख्या ना की जा सके कि कोई और डिसऑर्डर है इसको। जब ऐसी चीज़ें उपस्थित हों तब हम इसमें रख सकते हैं। और लास्ट बात करें तो विकृतियों के कारण स्पष्ट रूप से व्यथा या डिस्ट्रेस का अनुभव किया जाना एवं रोगी के विभिन्न कार्यों में बाधा या क्षति का प्रदर्शन होना। मतलब वो चीज़ें दिखाई देना कि उस प्रॉब्लम की वजह से व्यक्ति अपना डेली रूटीन का काम नहीं कर पाता है, उसकी
जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है उससे, तब हम उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंतर्गत रख सकते हैं। अब इसके लक्षणों की बात करते हैं। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर के मुख्य रूप से 3 लक्षण बताए गए हैं: सेंसरी सिम्टम्स ज्ञानेंद्रिय लक्षण, मोटर सिम्टम्स पेशीय लक्षण, और दौरे के लक्षण मतलब जब दौरे पड़ते हैं सीजरस सिम्टम्स। सबसे पहले हम ज्ञानेंद्रिय लक्षण की बात करते हैं। अगर आपने DSM-4 पढ़ रखा है या इससे पहले एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ा था DSM-4 के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिले होंगे और आप इनसे परिचित भी होंगे। अब इसमें बताया जा रहा है कि इस रोग में व्यक्ति की कोई भी ज्ञानेंद्रिय प्रभावित हो सकती है। मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन है, उन सेंस ऑर्गन में से कोई भी एक सेंस ऑर्गन इससे अफेक्ट हो सकता है। जैसे संवेदन शून्यता, मतलब रोगी को संवेदना की अनुभूति नहीं होती है। जैसे उसको अगर कुछ चुभोया भी जाता है तो उसको संवेदना पता ही नहीं चलता कि नहीं उसको कुछ दबाया जा रहा है, चुभोया जा रहा है, ऐसी चीज़ें उसको फील ही नहीं होती हैं। इसे हम एनेस्थीसिया कहते हैं। फिर संवेदना का आंशिक ह्रास, हाइपोस्थेसिया, मतलब संवेदना हो तो रही है लेकिन जितनी होनी चाहिए संवेदना, जैसे अगर आप किसी को एक पिन चुभा रहे हैं तो जितना दर्द होना चाहिए उतना ना हो कि उससे कम दर्द होता है। दूसरी चीज़ अत्यधिक संवेदना, हाइपरस्थेसिया। अब मान लीजिए आप किसी को हल्का सा एक चिकोटी काट रहे हैं और वो इतनी तेज चिल्लाने लगे कि उसको ऐसा लगे कि किसी ने सुई चुभो दिया है। तो इस अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपरस्थेसिया। विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं होना, तो इसे हम पैरास्थीसिया कहते हैं। तथा पीड़ा की संवेदना का ना होना, इसे हम एलेक्सिया कहते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जिनको हम देखते हैं। जैसे विजुअल सिम्टम्स क्या होते हैं उनको देखते हैं। दृष्टि अयोग्यता, एनॉप्सिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें रोगी की दृष्टि संवेदना समाप्त हो जाती है, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाएगा चेकअप कराने के लिए, तो डॉक्टर जब उसका चेक करेगा तो वो बताएगा कि नहीं, वहाँ पर कोई उसको प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आएगी। हॉस्पिटल लो भी उसका एकदम सही होगा, आँख भी उसकी एकदम सही होगी, सारी चीज़ें एकदम सही होंगी। बस वो वहाँ पर जो फिजिकल सिम्टम्स होने चाहिए थे एक अंधे व्यक्ति के या एक ना देख पाने वाले व्यक्ति के, वो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वो पर्सन एकदम नॉर्मल दिखाई देगा मेडिकल रूप से, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को देख नहीं पाएगा। इससे रिलेटेड यहाँ पर भी एक केस दिया गया है और इससे पहले एक केस और भी है फॉरेन का, जिसमें एक लड़की रहती है और वो उसके 2 हफ्ते से लास्ट 2 हफ्ते से वो देख नहीं पाती है। उसके अगर और पहले की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो बोल नहीं पाती है, अगले 4 हफ्ते तक वो बोल ही नहीं पाती है। लेकिन जब उसको रिलैक्सेशन थेरेपी दी जाती है, जब उसका स्ट्रेस कम किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। उसी से रिलेटेड यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया गया है कि एक स्त्री रोगी जिसकी आँख में कोई भी शारीरिक दोष नहीं है, फिर भी वह देख नहीं सकती। जब मनोविश्लेषण द्वारा स्पष्ट हुआ कि उसकी पहली एकमात्र संतान लड़की थी, जबकि वह लड़के को जन्म देना चाहती थी। इस कारण वह लड़की से घृणा करने लगी और लड़की भी अपने माँ से घृणा करने लगती है, और उन दोनों की यह घृणा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और ऐसा होता है कि उसकी माँ अंधी हो जाती है। लेकिन जब उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वहाँ पर कोई ऐसे लक्षण नज़र ही नहीं आते हैं जिनसे कहा जाए कि वो अंधी हैं। बाद में फिर उसका इलाज चलता है लड़की की माँ का, और मनोचिकित्सकों द्वारा उसका इलाज करने पे, उसकी काउंसलिंग करने पे, समझाने पे सारी चीज़ें, देन उसका जो देखने की क्षमता थी वो वापस आ जाती है। तो ये क्यों थी? ये कन्वर्जन हिस्टीरिया की वजह से थी। नेक्स्ट, बधिरता, या इसको हम कह सकते हैं कि सुनने की कमी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसमें रोगी के सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है।
जबकि उसके कानों का जब चेकअप होगा तो सारी चीज़ें नॉर्मल मिलेंगी। अब आप यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं एनोस्मिया की तरफ। इसमें रोगी के सूंघने की क्षमता समाप्त होती है, जबकि जब उसका चेकअप होगा तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल मिलेंगी, लेकिन वो वहाँ पर उसके जो इनर कॉन्फ्लिक्ट हैं उसकी वजह से उसके सूंघने की क्षमता समाप्त हो जाएगी और बाद में फिर वो सही भी हो जाता है। एक केस अभी आगे हम देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टाइम ज़्यादा ना लगे और वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो, इसलिए आपको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप नोट कर लेंगे यहाँ से। पेशीय लक्षणों की बात करें, मोटर सिम्टम्स की, तो मोटर सिम्टम्स में ऐठन, क्रैम्प्स मिलते हैं देखने को। क्रैम्प्स यानी ऐठन का संबंध व्यावसायिक तंत्रिका ताप से, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ये व्यावसायिक तंत्रिका ताप यहाँ पर नहीं होगा। इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है कि जब रोगी के शरीर के विशिष्ट भाग में पेशीय ऐठन उत्पन्न हो जाती है तो वह उस कार्य को करने से बचता है। जैसे एक लेखक की अनेक रचनाएं लगातार अगर रिजेक्ट हो जाती हैं तो उसके हाथ में पेशीय ऐठन का लक्षण उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं कि ये जो डिसऑर्डर है, कन्वर्जन डिसऑर्डर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्यों देखने को मिल रहा था? क्योंकि उस टाइम पे जो सैनिक थे उन सैनिकों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही थी। अब वहाँ पर जब युद्ध हो रहा था तो सैनिक लड़ने के लिए जाते थे और वहाँ पर उनको मरने का चांस बहुत ज़्यादा रहता था। तो अगर वो युद्ध में लड़ने से मना करते थे तो उनका कोर्ट मार्शल किया जाता था और उनको कायर, डरपोक, ऐसी चीज़ें भी बोली जाती थी। तो इनसे बचने के लिए वो युद्ध भी नहीं करना चाहते थे और इन चीज़ों को भी नहीं चाहते थे कि उनका कोर्ट मार्शल हो या लोग उनको कायर समझें। तो उनके माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चलते थे, उस कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम यह होता था कि कई बार उनके पैर में ऐंठन आ गई, कई बार उनका पैर काम करना बंद कर देता है, पैर में लकवा पड़ गया या हाथ काम करना बंद कर दिया, और जब उनका मेडिकल चेकअप होता था तो वो एकदम नॉर्मल पाए जाते थे। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि ये ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी। उसी से रिलेटेड बात करें तो कंपन, ट्रेम्बलिंग, रोगी की भय के प्रति स्वाभाविक अभिव्यक्ति जब अवरुद्ध हो जाती है तब पूरा शरीर कांपने लगता है। मतलब वो क्या कर रहा है, भय या डर में जो स्वाभाविक चीज़ें होनी चाहिए, चिल्लाना चाहिए, रोना चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो वैसी टाइम पे कंपन जैसी चीज़ें, उसका पूरा बॉडी कांपने लगेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग, जो लोग डर जाते हैं तो डरने के टाइम पे अगर वो चिल्ला नहीं पा रहे हैं, रो नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोग की पूरी बॉडी ही कांपने लगती है। नेक्स्ट, टिक। टिक क्या है? ये लक्षण आंतरिक द्वंद्व के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, जिसमें व्यक्ति को जो गतिविधियां होती हैं उनको स्वतः उसका ज्ञान नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग की आदत होती है कि सर को बार बार झटकना, पल के बार बार झपकना, या गर्दन में हमेशा उनके खिंचाव का अनुभव होना, वो गर्दन अपनी इधर उधर घुमाते ही रहते हैं। नेक्स्ट, पेशीय संकुचन की बात करें, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अब इससे रिलेटेड एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक ये फॉरेन का एग्जांपल है। एक पर्सन रहता है जिसकी शादी, वो अपनी शादी अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ करता है। मान लीजिए कि उसकी एज है 50, तो वो 25-26 साल की एक लड़की के साथ शादी करता है। और वो लड़की जो रहती है, स्टार्टिंग में उनके बीच में सब कुछ सही रहता है, फिर बाद में उनके बीच में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि लड़की को पार्टी में जाना, लेट नाइट क्लब में रहना, डांस करना, ये सारी चीज़ें पसंद रहती हैं। जबकि जो पर्सन रहता है वो चाहता है कि वो उसके साथ टाइम बिताए, उसके साथ घर पे रहे और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें। और इस बात को लेकर उनके बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। अचानक देखने को मिलता है कि कुछ दिन बाद जो पर्सन रहता है उसके हाथ में लकवा पड़ जाता है, मतलब उसका हाथ उठना ही बंद कर देता है। फिर जो उसको
लेके जाया जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, यहाँ पर कोई फिजिकल सिम्टम्स तो दिख ही नहीं रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है कि जो लड़की रहती है, जो उसकी वाइफ रहती है, अब वो काफ़ी टाइम उसके साथ रहने लगती है, वो ऑफिस से भी जल्दी आ जाती है और कोशिश करती है कि वो उसको टाइम दे, और जिसकी वजह से अब वो काफ़ी खुश रहने लगता है। बाद में क्या होता है कि वो लड़की एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ में भाग जाती है। अब जब वो भाग जाती है तो 2-3 महीने तक ये काफ़ी परेशान रहता है, उदास रहता है, दुखी रहता है। लेकिन जब इसको विश्वास हो जाता है कि वो लड़की वापस नहीं आएगी, तो उस पर्सन का हाथ अपने आप सही हो जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी बताई जा रही हैं। देन वाणी विकार की बात करें, स्पीच डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं कि पर्सन की आवाज़ अपने आप चली जाएगी, वो बोल ही नहीं पाएगा, या बोलेगा तो रुक रुक कर बोलेगा, हकला हकला कर बोलेगा, जबकि नॉर्मल सिचुएशन में वो एकदम सही से बोलेगा। तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। आगे हम बात करते हैं सीजर्स सिम्टम्स के बारे में। अब यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, जैसे जो मिर्गी का दौरा पड़ता है, एपिलेप्सी जो होता है, नॉर्मल जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं और जो कन्वर्जन डिसऑर्डर की वजह से जो वो मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर देखें, रूपांतर लक्षण के अन्य अपेक्षाकृत सामान्य रूप से दौरे भी शामिल होते हैं, और ये जो दौरे होते हैं वो मिर्गी के दौरों जैसे मिलते जुलते हैं, लेकिन सेम वैसे नहीं होते हैं जैसे मिर्गी का दौरा जब आता है वो चीज़ें दिखाई देती हैं। क्योंकि जब कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट को जब दौरे पड़ते हैं और उनका जब ईईजी किया जाता है, तो वहाँ पर जो उनका ईईजी होता है वो एकदम नॉर्मल मिलता है, और इसके साथ साथ जो उसका पोस्ट इफेक्ट होता है, जैसे एक पर्सन में दौरे पड़ने के बाद भ्रम और स्मृति लोप के लक्षण दिखाई देते हैं, वो चीज़ें जब कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट के साथ होती हैं तब वहाँ पर वो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। मतलब उसके अंदर ना कोई भ्रम, ना कोई स्मृति लोप, ऐसे कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। और सबसे अगर हम मेन बात करें तो जो कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनको जो दौरे पड़ते हैं, उनको दौरे हमेशा ऐसी जगह पर पड़ते हैं जहाँ पर उनके आसपास में लोग मौजूद हों, जबकि जो सामान्य मिर्गी के दौरे होते हैं वो ऐसा कोई समय देखकर या प्लेस देखकर दौरे नहीं पड़ते हैं, वो दौरे कभी भी पड़ सकते हैं। तो ये एक प्रमुख अंतर था दोनों के बीच में। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने कन्वर्जन डिसऑर्डर की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के डिसऑर्डर की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।